रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर और बहुत बड़ी खबर आपको अब हम देने जा रहे हैं। 2 घंटों में रूस और यूक्रेन की बातचीत शुरू होनी है, आपको बता दें। और उससे पहले राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी है यूक्रेन के सामने। फ्रांस के राष्ट्रपति से बात करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने साफ साफ कह दिया है कि यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना पड़ेगा, यानी सारी सेना उसको अपनी हटानी पड़ेगी और उसे न्यूट्रल स्टेटस लाना पड़ेगा। ये 2 शर्तें हैं जो पुतिन कह रहे हैं हर हाल में होके रहेगा। पुतिन ने मैक्रोन से यह भी कहा है कि यूक्रेन को न्यूट्रल तो मैं बनाऊंगा चाहे कुछ भी करना पड़े, और उसे फौज भी नहीं रखने देंगे। पुतिन ने यह चेतावनी दी कि यूक्रेन बातचीत में जितनी भी और देर करता रहेगा, रूस की डिमांड्स और बढ़ती जाएंगी। आपको बता दें, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच आज करीब 90 मिनट यानी 1.5 घंटे बातचीत चली थी। और पिछले 3 दिनों में दोनों नेताओं के बीच ये दूसरी बातचीत थी, लेकिन वो अपनी शर्तों से 1 इंच पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। पहली, डीमिलिटराइजेशन ऑफ यूक्रेन, यानी वहां से यूक्रेन को सेना रखने का अधिकार नहीं होगा, और दूसरा, उसको न्यूट्रल रहना पड़ेगा, यानी नेटो के साथ जाने का ख्वाब यूक्रेन को भूलना पड़ेगा, जिसकी वजह से यह युद्ध हो रहा है। तो ये दोनों बातें उन्होंने कही, और इससे आगे बढ़कर यह भी कहा, जिसे आप चेतावनी या धमकी कुछ भी कह सकते हैं, कि अगर बातचीत करने में यूक्रेन देरी करता है तो वो ये समझ ले कि फिर रूस की मांगे जो हैं वो और ज्यादा बढ़ती जाएंगी और इसका नुकसान यूक्रेन को ही होगा। तो जैसा कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद राष्ट्रपति पुतिन को और रूस को लग रहा है कि जो उनका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं, रेजिस्टेंस बहुत हो रही है यूक्रेन की तरफ से, इसलिए शायद बातचीत के मेज पर जाना पड़ रहा है राष्ट्रपति पुतिन को भी। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हम अपनी मांगों से बिल्कुल नहीं हिले हैं, हमारी मांगे वही हैं जो पहले थी, और जितनी देरी बातचीत में होगी और इन मांगों को मानने में यूक्रेन करेगा और शर्तें लगाते जाएंगे और मांगे बढ़ाते जाएंगे पुतिन। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, और इससे यह भी आप समझ सकते हैं कि रूस अपने हमले नहीं रोकने वाला। यह बात उनके विदेश मंत्री अब से थोड़ी देर पहले बिल्कुल साफ कर भी चुके हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था और बाद में ट्वीट भी किया कि यह युद्ध अभी थमने नहीं जा रहा है, रूस के हमले रुकने नहीं जा रहे हैं। और बातचीत के लिए पिछले 3-4 दिनों में जो भूमिका दिखाई दी है, रूस बातचीत के लिए तैयार है। रूस का प्रतिनिधिमंडल पहले तय हुआ, उनका डेलीगेशन पहले बेलारूस पहुंचा, वो वेट करते रहे कि यूक्रेन का डेलीगेशन आएगा। पहले राउंड की बातचीत में भी देरी हुई थी यूक्रेन की तरफ से, और दूसरे राउंड की बातचीत जो कि कल होनी थी वो भी यूक्रेन के डेलीगेशन के ना पहुंचने की वजह से ही हुई। और यूक्रेन के राष्ट्रपति पहले ही कह चुके हैं बातचीत से पहले ही कि उन्हें कोई बातचीत से राह निकलती दिखाई दे नहीं रही है। तो अपने आप में बड़ी खबर इस वक्त की। हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब भी अब जुड़ गए हैं, और एयर मार्शल साहब विनोद भाटिया साहब भी हमारे साथ हैं। जनरल साहब, अब पुतिन साहब का रुख तो आपने देख लिया, इसका क्या मतलब है? ये युद्ध जारी है, चलता रहेगा जब तक यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा नहीं होगा? सौरभ, मेरा इसमें असेसमेंट यह है कि ये काफ़ी कंफ्यूज स्टेटमेंट्स निकल रहे हैं। कुछ समय पहले इनके फॉरेन मिनिस्टर के स्टेटमेंट थे कि हम ज़ेलेंस्की को एज अ लेजिटिमेट प्रेसिडेंट रिकॉग्नाइज करते हैं, ये था। नंबर 2 स्टेटमेंट था कि हम कोई अभी शर्तें नहीं रखेंगे, बातचीत के लिए हम तैयार हैं। अब और उन्होंने एक और चीज़ बोला, जब तक हमारा मुद्दा हासिल नहीं होगा तो हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। ये कन्फ्यूजन है। अब इनका स्टेटमेंट है जो पुतिन का, वो भी मैक्रोन को आफ्टर 90 मिनट्स टॉक आपने बताई दिया है। और शुरू से जो इनके स्टेटमेंट थे वो डी मिलिटराइजेशन, डी नाजिफिकेशन। सवाल ये उठता है, इज दिस प्रेशर टैक्टिक्स और दिस इज मतलब बिल्कुल हासिल करेंगे? देखिए, प्रेशर टैक्टिक्स भी है और हासिल करने का ऑब्जेक्टिव भी है। अभी क्या है कि ये बातचीत में और दबाव डाला जाएगा यूक्रेन पे, और इंटरनेशनल प्रेशर जो है वेस्ट पे ऊपर भी, कि शायद कुछ हल निकल आएगा। लेकिन पुतिन को अभी ये समझना चाहिए, देखिए ग्राउंड रियलिटीज़ भी देखनी है। आज की तारीख में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में 141 नेशंस ऑफ दिस वर्ल्ड हैव गॉन अगेंस्ट, ओनली 4 हैव सपोर्टेड। एक तो रशिया शामिल ही है, 4 हैव सपोर्टेड एंड अबाउट आई थिंक 34 हैव एब्सटेन्ड। ये साफ जाहिर करता है कि वो इंटरनेशनली आइसोलेट हो चुके। इवन पाकिस्तान, चाइना ने भी उनको मतलब न्यूट्रल स्टांस रखा है। इंडिया ने तो खैर रखा ही है, लेकिन न्यूट्रल स्टांस का रखने का मतलब ये हो जाता है कि इसको आप कैसे भी रीड करिए, पर सपोर्ट तो नहीं है जी रूसी एक्शन में।
तो मेरे ख्याल सर इस दबाव का कोई असर भी नहीं है लेकिन उनके ऊपर जो स्टेटमेंट से दिख रहा है बिल्कुल असर और नहीं दूसरी होगा। चीज़ है कि पुतिन को इसका आकलन होगा, ऐसा नहीं है कि दुनिया के कौन से देश उनके साथ होंगे, कौन से विरोध में रहेंगे, इसका आकलन उन्होंने नहीं किया होगा। लेकिन सर जो उन्होंने दो शब्द इस्तेमाल किए उसका मतलब समझाइए, डीमिलिटराइजेशन और न्यूट्रल स्टेट, दोनों का मकसद क्या है कहने का? देखिए, न्यूट्रल स्टेट तो बहुत ही क्लियर है कि दे शुड नॉट बी मेंबर ऑफ नाटो। न्यूट्रल स्टेट इज बहुत क्लियर लफ्जों में। डीमिलिटराइजेशन तो इसको मैं एज अ मिलिट्री मैन भी बोलूंगा, दैट मीन्स हर फौजी को डिसआर्म करना। मेरे को तो नहीं लगता ये कोई हासिल कर सकता है। उसके लिए तो फिर आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, उनके सारे हथियार फिर तो आपको आपने लेना कॉलोनी पड़ेगा। बना दिया हाँ, फिर तो वो बात वही वापस हो गई कि लड़ाई जारी रहेगी। तो कंफ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स है। बीच में उन्होंने बोला था न्यूक्लियर जी, ओके 4 दिन पहले कि हम वो न्यूक्लियर, उनकी ब्रीफकेस भी दिखाई गई और आज ही बोला गया न्यूक्लियर का, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कि न्यूक्लियर की हमने बात नहीं छेड़ी, वो नाटो ने छेड़ी है। तो ये कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट जो हैं कुछ मतलब एक कंफ्यूजन दिखा रहे हैं लीडरशिप पे। सर ये कंफ्यूजन लीडरशिप में है या वो दुनिया को कंफ्यूज करना चाहते हैं? देखिए, रूस का जो स्टांस है बिल्कुल साफ है। वो पहले से ये कह रहे हैं कि हमारी जो लक्ष्मण रेखा है, जो रेड लाइन है, वो यूक्रेन है। जैसा कि आपको मालूम है, सोवियत यूनियन का जब ब्रेकअप हुआ था उसके बाद ये जो नेटो और वॉर्सो पैक्ट जो था वो पैकअप हो गया, और उसके बाद कितनी कंट्रीज जो इंडिपेंडेंट हो गई थी उन्होंने धीरे धीरे नेटो को ज्वाइन करना शुरू कर दिया था। अब 2014 में आपको ले जाना चाहता हूँ, जब मिन्स्क में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसके बाद 2015 में एक मिन्स्क 2 हुआ था जिसमें ये बोला गया था पुतिन को, नॉट 1 more inch forward, दैट मीन्स नो मोर मेंबर्स ऑफ नेटो। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि उसके बाद भी छोटे छोटे 3-4 स्टेट वो चले गए हैं। तो जहाँ पहले 16 स्टेट्स होते थे, अब 30 कंट्रीज नेटो मेंबर्स बन गए हैं। रूस ये कह रहा है कि आप मेरी सिक्योरिटी कंसर्न को तो देख ही नहीं रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि मैं ये जो अब यूक्रेन ने वो अपना बना लिया कि हम नेटो को ज्वाइन करेंगे, और नेटो वाले कुछ नहीं कहते हैं, वो उनको लेने को तैयार हैं। और उनको जब ये एश्योरेंस दिया था तो पुतिन साहब समझते हैं कि ये उनके साथ ये धोखा हुआ है, नहीं हुआ है, धोखा हुआ है, ये चीटिंग हुआ है। सर इसी पे एक सवाल ये बनता है कि जो वेस्टर्न मीडिया प्रोजेक्ट कर रहा है पुतिन को कि ही इज ए बुली, और जिस यूएन की वोटिंग का जिक्र मैसन साहब कर रहे हैं, तो क्या रूस के पॉइंट ऑफ व्यू से बुली है, या क्या रूस की जनता भी उन्हें ऐसे देखती है? क्योंकि वेस्टर्न प्रोजेक्शन शायद रूस में मायने नहीं रखती। देखिए, ऐसा है कि मेरे ख्याल में वो रूस को मैडमैन भी बता रहे हैं पुतिन को, ऐसा कुछ नहीं है, उनका बिल्कुल कैलकुलेटेड वो है। और वो ये कह रहे हैं कभी से कि प्लीज मेक श्योर कि ये जो है मेरी जो लक्ष्मण रेखा को आप पार नहीं करेंगे। सर लेकिन ये डीमिलिटराइजेशन का क्या मतलब है? जो जनरल साहब कह रहे थे, आप वो कह रहे हैं कि मैं यूक्रेन फौज नहीं रखेगा। देखिए, डीमिलिटराइजेशन का एक्चुअली कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि अगर यूक्रेन अगर इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर रहेगा तो उसको कुछ ना कुछ तो मिलिट्री रखनी पड़ेगी। लेकिन रूस ये कह रहा है, पुतिन ये कह रहे हैं कि ये जो है दिस शुड बी विद इन माई एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, ये हमारे इन्फ्लुएंस में होना चाहिए। एट बेस्ट ही इज एग्रीइंग, वो कहते हैं कि हम न्यूट्रल भी मान सकते हैं उनको। ये नहीं मैं कहता कि वो मेरे साथ रहें, बट दैट मस्ट रिमेन एज ए न्यूट्रल कंट्री एंड नॉट जॉइन नेटो। न्यूट्रल होने का तो मैसन साहब सीधा मतलब है ज़ेलेंस्की को जाना पड़ेगा। मैं एक दूसरा डायमेंशन देता हूं सारों। देखिए, नाटो की ये हर मतलब रोज ही बातचीत हो रही है कि नाटो इज द इश्यू। आप ये बताइए, लेट अस गो बैक लिटिल इन हिस्ट्री। टर्की एक इंडिपेंडेंट नेशन है, और टर्की के साथ मेरा इंटरेक्शन अफगानिस्तान में बहुत हुआ, और मैं इंडियन आर्मी के फॉरेन डिवीजन में था। वो एक ऐसा देश है जिसको अपना स्वाभिमान बहुत मूल्य है। टर्की ने नाटो क्यों ज्वाइन किया? क्या उनको किसी ने फोर्स किया? टर्की ने नाटो इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि रूस का एक प्लान था कि और वो उनका मुद्दा था 1940s में, अर्ली 50s में, कि वो चाहते थे कि रूस ये टर्की को भी कैप्चर करें, जिससे आज देखा जाए नाटो की वीकनेस क्या है, तब आप समझेंगे। रशिया की ब्लैक सी से अगर उनको मेडिटेरियन सी जाना है तो सारा कंट्रोल टर्की के ऊपर है, एज पर दी मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन ऑफ 1939। उस कन्वेंशन के मुताबिक पूरा कंट्रोल बॉस्फोरस स्ट्रेट है, जो जहाँ से सारी शिप्स जाती हैं, वो सारा कंट्रोल टर्की के ऊपर है।
और इसीलिए टर्की को वो था कि इनके ऊपर हमला करेगा रूस, और इसीलिए उन्होंने नाटो ज्वाइन किया। ठीक। अब आती है कि ये यूक्रेन का कोई, ये जो एक एश्योरेंस था, ये कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है कि वहाँ पर मैंने सारा इस पर रिसर्च कर लिया कि कोई रिटन डॉक्यूमेंट मैंने कहीं नहीं देखा है कि जहाँ पर हस्ताक्षर है देशों में कि रूस कभी भी मतलब यूक्रेन में और नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगा। ये अगर कोई डॉक्यूमेंट दिखा दे तो हो सकता है कि मेरी गलती नहीं, जैसे अभी मार्शल साहब ने कहा कि 2014-15 में राष्ट्रपति पुतिन को अश्योरेंस दिया गया था कि नहीं, तो मैं उसको हाँ, किसी भी मुल्क को हम नेटो में और शामिल नहीं करेंगे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, हम तो 2002 से मैं अभी चलता हूं। 2002 में ये यूक्रेन ने ये पार्टनरशिप फॉर पीस इनिशिएटिव जो नाटो का वन ऑफ द फेजेस है उसके लिए अप्लाई किया था। उसके बाद 2005 में, मैं तब की बता रहा हूं, 2005 में उन्होंने फिर अप्लाई किया था मैप के लिए, मेंबरशिप फॉर एप्लीकेशन, ये इन्होंने अप्लाई किया था 2005 में। और ये इसको जब नाटो में थ्रू किया जाता है तो इसमें टाइम लगता है, तकरीबन इसमें 5 स्टेप्स हैं नाटो ज्वाइन करने के लिए जी। और ये इनकी क्लियर रेजोल्यूशन थी। लेकिन तब के प्रधानमंत्री जो इनके प्रेसिडेंट थे 2005 में, उन्होंने साफ लफ्जों में बोला था कि हमको अपने लोगों से शायद रिजेंटमेंट हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसका लोगों के सामने भी प्रकट करेंगे। और फिर 2010 में जब ये इनके नए राष्ट्रपति आए जो प्रो रशियन थे, इन्होंने ये एप्लीकेशन निकाल दी। ठीक है सर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।